गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 11 मई का न्यूज़पेपर हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली अभी पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसके बाद जो 3 दिन की मिलिट्री हॉस्टिलिटीज़ दोनों साइड से हो रही थी, उसको भी अंडरस्टैंडिंग बनी है दोनों साइड से मिलिट्री एक्शन स्टॉप करने की, दो बायलैटरली। और फिर यहाँ पे इंडिया ने अपना स्टैंस में बताया है कि इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ फर्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंस अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। और कल शाम को 5 बजे सीज़ फायर अनाउंस किया गया कि और बट ये ग्राउंड रियलिटीज़ देखना होगा कितना ये इम्प्लीमेंट होता है। और फिर वही चीज़ दोबारा से एक बार फिर रिट्रेट किया गया है कि हमारा स्टैंड जो टेररिज्म पे है वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है। और इंडिया ने डिसाइड किया है कोई भी फ्यूचर एक्ट जो टेरर का होगा वो एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा और कंट्री अपना रिस्पॉन्ड भी उसी के अकॉर्डिंगली करेगा। और जो है देखा जाएगा कि कोई भी ऐसा एक्ट जो है अनपनिश ना जाए फ्यूचर में। तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं इस क्रेडिट को कि उन्होंने मेडिएशन करवाया है इस कॉन्फ्लिक्ट का। और यहाँ पे एक न्यूज़ है कि जो है व्योमिका सिंह जी जो बोल रही हैं, हमारी कमांडर व्योमिका सिंह जी, कि पाकिस्तान के जो क्रूशियल एयर बेसेस हैं उनको भी इंडियन स्ट्राइक्स में डैमेज कर दिया गया है। और इन स्ट्राइक्स में 5 जो की फिगर्स हैं जो टेररिस्ट बताए जाते हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, ऐसे 5 टेररिस्ट भी इनमें मारे गए हैं इन अटैक्स में। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली मॉनसून से रिलेटेड है कि मॉनसून इस बार केरला में जो नॉर्मली 1 जून को हिट होता है वो इस बार मई 27 को आ सकता है, ये आईएमडी की रिपोर्ट बोलती है। और सिंस 2009 जो है सबसे अर्लीस्ट रहेगा ये। और तो इंडिया इसमें बोलते हैं इंडिया लाइकली टू रिसीव जो है अबव नॉर्मल रेनफॉल 105% अबव देन लॉन्गर एवरेज पीरियड। और एल नीनो कंडीशन का जो है इस पर कोई ज़्यादा खास इफेक्ट इस बार पड़ेगा नहीं। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि एल नीनो इवेंट क्या है और आईएमडी क्या है, तो उसके बारे में बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो एल नीनो इवेंट क्या है? एल नीनो इवेंट में जो है नॉर्मल पहले देख लेते हैं कि जैसे ये इंडिया का साइड है और यहाँ पे, और ये साउथ अफ्रीका का साइड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो साउथ अमेरिका से इधर ऑस्ट्रेलिया साइड में फ्लो करती हैं। तो और जो यहाँ का नीचे का जो ओशियनिक वाटर होता है वो नीचे से ऊपर जो है आता है नीचे साउथ अमेरिका साइड में, तो जिसको बोलते हैं अपवेलिंग। तो ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर लेके आता है और ये काफ़ी कूल एनवायरनमेंट होता है। तो यहाँ पे ड्राई कंडीशंस होती हैं इस टाइम पे, और यहाँ पे रेनफॉल वाली कंडीशन होती है, हैवी रेनफॉल इन एशिया, ठीक है। और एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, यही रिवर्स हो जाता है। जो आपकी ट्रेड विंड्स जो आपकी इधर ईस्ट टू वेस्ट जा रही थी वो अभी वेस्ट टू ईस्ट जो है रिवर्स हो जाती है ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो गर्म पानी होता है वो यहाँ पे स्टे करने लगता है। तो पहले ठंडा पानी नीचे से ऊपर आ रहा था, अभी क्या है कि वार्म वाटर जो है यहाँ पे ठहरने लगता है इंस्टेड ऑफ मूविंग टू एशिया। तो यहाँ पे अपवेलिंग रुक जाती है और फिर साउथ अमेरिका में यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल वाली कंडीशन हो जाती है इस टाइम पे, और यहाँ पे ड्राई कंडीशन हो जाती है एशिया में। तो ये बेसिकली एक टाइप का एयर प्रेशर पैटर्न चेंज हो रहा है यहाँ पे, जो कि ग्लोबल विंड और रेनफॉल सिस्टम को भी डिसरप्ट करता है। तो वेदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि एक तो एल नीनो का कंडीशन ये होता है, यहाँ पे इंडिया में कम रेनफॉल होती है इसकी वजह से, और यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। और नॉर्दर्न अमेरिका में भी जो है विंटर्स और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और पैसिफिक ओशन में भी काफ़ी साइक्लोन्स देखे जाते हैं। तो ये सब एल नीनो के बारे में था। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं आईएमडी के बारे में थोड़ा। आईएमडी क्या है? आईएमडी बेसिकली हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि 1875 में बनाया गया था न्यू दिल्ली में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर काम करता है। मेन फंक्शन इसका होता है वेदर फोरकास्टिंग करना, डिज़ास्टर वार्निंग इशू करना जैसे साइक्लोन्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, ये सब, क्लाइमेट रिसर्च करना, एविएशन और मैरीन सर्विस देना कि मतलब सेफ़ फ्लाइट्स और सी नेविगेशन के लिए, है ना, एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करना फार्मर्स को ताकि क्रॉप साइकिल प्लान कर सकें। तो ये सब बेसिकली इसके फंक्शंस हैं। फिर यहाँ पे हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने भी अर्ज किया लोगों को कि जो ऑनलाइन अटैक्स है, साइबर अटैक्स, उनसे विजिलेंट रहें। तो बोला गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं जिसमें मालवेयर इन्फेक्टेड फाइल्स लोगों के डिवाइस पे टारगेट कर रही है, और ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स में भेजा जा रहा है।
तो जिसे खोलने पर डेटा चोरी हो सकता है, सर्विलेंस हो सकता है और आपका नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो लोगों को वही सब बताया गया है कि इससे बचने के लिए अपडेटेड एंटीवायरस रखें, सिक्योर लॉगिन रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। तो यही सब बताया गया इसमें। फिर यहाँ पे आपका मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो 2025 का, वो गच्चीबौली हैदराबाद में गच्चीबौली स्टेडियम में अभी ओपनिंग हुई है उसकी, और इसमें 110 कंट्रीज़ के कंटेस्टेंट ने फ्लैग परेड भी किया। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ऐसे बता दिया। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी निपाह वायरस के बारे में, जो भी केरला में रिसेंटली केरला में केस आया है उसका है। तो निपाह वायरस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। निपाह वायरस जो है एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब ये एनिमल्स टू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है, और इनके सीवियर केसेस में जो है आपको ये डिजीज़ एक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम, जो कि एक ब्रेन की मेंटल इलनेस है, और एक्यूट जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है, जो कि एक लंग्स की बीमारी है। और इसके नेचुरल होस्ट जो होता है, नेचुरल होस्ट वो आपका क्या होता है, फ्रूट बैट्स होते हैं। सिम्टम्स इसमें क्या हो सकता है कि आपको बुखार आ सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। और स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड होता है आपके डायरेक्ट कांटेक्ट से, एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे बैट्स हो गए, पिग्स हो गए, या उनके द्वारा कोई कंटेमिनेटेड फूड है उससे भी होता है। ठीक है, तो अभी वही रिसेंट केस केरला का है, और इसका 2018 में एक जेनेटिक वेरिएशन भी जो है आपका देखा गया बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसका टेस्टिंग कैसे हो सकती है, टेस्टिंग आपकी थ्रोट स्वैब से होती है। ठीक है, और दूसरा आपके वायरस जो आपका थ्रोट और कफ में होता है, और ब्लड या यूरिन के सैंपल से भी देखा जा सकता है ना। तो ये था इसके निपाह वायरस के बारे में। फिर यहाँ पे एमपी और महाराष्ट्र में एक साइन हुआ इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट, ताप्ती बेसिन मेगा प्रोजेक्ट जिसे बोल रहे हैं, ताप्ती मेगा बेसिन प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में हुआ है, जिसमें दोनों स्टेट्स के पानी की ज़रूरत पूरी होगी। और ताप्ती रिवर का पानी आपका नागपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट और खांडवा एमपी जैसे एरियाज़ की ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए यूज़ होगा। इसमें और बोला गया है कि कोई भी विलेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, 90% सेंट्रल फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग करेगा। तो इसमें बस इतना ही है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और न्यूज़ है, वो सीबीआई ने अरेस्ट किया टैक्स ऑफिशियल को 70 लाख ब्राइबरी केसेस में। तो सीबीआई क्या है, बेसिकली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो हमारे सीरियस क्राइम्स जैसे करप्शन हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गए, या फिर बड़े कोई क्रिमिनल केसेस हो गए, उनको इन्वेस्टिगेट करती है। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि किस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश की गई थी, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। ठीक है, तो इसके जो हेड, जो इसका डायरेक्टर होता है, उसको कैसे अपॉइंट करते हैं, तो उसको अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कमेटी के थ्रू इनको जो डायरेक्टर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये इनके कई सारे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे एंटी करप्शन यूनिट जो पब्लिक सर्वेंट्स और करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए अलग होता है, स्पेशल क्राइम्स के लिए अलग होता है, साइबर क्राइम के लिए अलग होता है। तो ये किसी भी स्टेट में जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं, बट किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं कर सकती जब तक स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट ना हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ना हो केस। फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट बोल रही है कि पीस डील जो आया है वो विदाउट मेडिएशन आया है। तो दोनों देश के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म करने का एग्रीमेंट किया, जिसका अनाउंसमेंट वाशिंगटन ने पहले कर दिया, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लिया। लेकिन इंडिया ने इस क्लेम को रिफ्यूट किया और कहा कि ये डायरेक्ट एग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच में। तो और किसी बात पे, अदर इशू पे कोई बात नहीं हुई है। जैसे कि इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि सीज़ फायर सिर्फ मिलिट्री एक्शंस के लिए है, और पाकिस्तान के साथ किसी और इशू पर टॉक्स का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। और कई अदर कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया ने भी डी एस्केलेशन के लिए दोनों देशों को डायलॉग और डिप्लोमेसी चैनल से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ पुश किया था, बट इंडिया ने थर्ड पार्टी मीडिएशन कम्प्लीटली मना किया हुआ था। तो ये थी न्यूज़ इसके। अभी बॉर्डर्स जो है टोटली अंडर टाइट वॉच रहेंगे, कोई भी गार्ड वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, ऑफिशियल्स का ये कहना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका देखिए कामिकाज़े ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने भेजे, वो इंडियन एयर डिफेंस फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज़ कर दिया हवा में ही।
तो इसमें कामिकाज़े ड्रोन्स क्या होते हैं? कामिकाज़े ड्रोन्स एक सुसाइड ड्रोन्स होते हैं ये, और स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं कि टारगेट में ये क्रैश कर जाएं और जो है एक्सप्लोड कर जाएं। तो प्रेसिजन स्ट्राइक्स होता है इनका एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे काफ़ी डैमेज होता है। तो ये कामिकाज़े ड्रोन्स के बारे में था। कामिकाज़े ड्रोन्स जो है कई सारे कंट्रीज़ यूज़ करते हैं, जैसे टर्की, ईरान, यूएसए, इज़राइल, रशिया, कोई भी है। तो बेसिकली ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे इंडिया ने आईएमएफ जो पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है, उसमें लोन अप्रूवल में इंडिया ने अपने आप को वोटिंग में एब्सटेन किया, रोका। और इंडिया ने वोट में एब्सटेन किया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के पूरे पुअर ट्रैक रिकॉर्ड और टेररिज्म में फ़ंडिंग के मिसयूज़ का कंसर्न रेज़ किया। और जो है पाकिस्तान का लोन कंट्रीब्यूशन था, इसलिए वोट ज़रूरी नहीं था, इंडिया का व्यू ये है। और तो बेसिकली आईएमएफ क्या है? आईएमएफ हमारी एक ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि दुनिया भर के कंट्रीज़ के देशों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो उनका इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो ये 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और ये उन कंट्रीज़ को भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हैं। और इसमें 190 प्लस मेंबर कंट्रीज़ हैं आपके। और तो ये बेसिकली जो एक्सटेंड कर रहा है फैसिलिटी, ये दो टाइप से एक्सटेंड कर रहा है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और दूसरा है जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी, आरएसएफ। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म बीओपी प्रॉब्लम्स के जो कंट्रीज़ जो लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट फेस कर रहे हैं क्राइसिस, उनको मीडियम टू जो बीओपी क्राइसिस फेस कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका मेन फोकस क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना, फिस्कल कंसोलिडेशन लाना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना, ये होता है। वहीं पे जो आरएसएफ होता है, रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड, ये आपके बेसिकली जो है क्लाइमेट रेजिलियंस लाना कंट्री में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो ये क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए है। ये में हर एक कंट्री का वोटिंग पावर जो है उसके इकोनॉमी के साइज़ के हिसाब से होता है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो बेसिकली आपका यहाँ पे तमिलनाडु के एक मिनिस्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि बेसिकली जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ओवर रीच ना करे अपनी पावर्स में, जो कि स्टेट्स की बोरिंग लिमिट्स में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें ओवर रीच ना करे, और डिलिमिटेशन में भी फेयर रिप्रेजेंटेशन दे सदर्न स्टेट्स को। और उन्होंने ये भी एक्यूज़ किया कि कुछ गवर्नर्स जो है ओवर स्टेप करते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को और स्टेट ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करते हैं। तो बेसिकली ये यूनियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि स्टेट्स में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा, ये जस्ट अ डिस्कशन है। फिर यहाँ पे इस आर्टिकल में एक हिस्टोरियन है वेंकटाचलापति, वो बोलते हैं कि इंडिया की एक डोमिनेंट लैंग्वेज के बिना भी यूनिटी जो है इंडिया की एक डोमिनेंट लैंग्वेज के बिना भी बनी रह सकती है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बनाए रख सकती है। एक भाषा अगर इम्पोज करते हैं हम किसी पे, जैसे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाना, ये जो आइडेंटिटी है वो वीक करती है और फेडरल स्पिरिट को भी काफ़ी खिलाफ है उसके। और लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑर्गेनिकली इवॉल्व करती हैं, जैसे तमिल, मलयालम जैसी भाषाएं अब सेकुलर हो चुकी हैं कि जो उन्हें आर्टिफिशियली प्योर रखना गलत है, और वो ऑर्गेनिकली इवॉल्व करेंगी। और उन्होंने कहा कि हिंदी को क्लास 1 से कंपलसरी बनाना, जैसे महाराष्ट्र में, वो इर्रेशनल है, कि जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से थर्ड लैंग्वेज को क्लास 6 से होना चाहिए। तो ये उन्होंने बोला। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रीजनलिज्म के बारे में है, जो आपके श्रीलंकन जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने बोला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के हैं, उन्होंने बोला कि जो है साउथ एशिया का पोटेंशियल है कि वो आपके मोस्ट पावरफुल रीजन ग्लोबली जो है बन जाए, जिसमें कि 2.7 बिलियन पीपल हैं और 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं आपके। तो प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर की बाइपोलर और इवन ट्राइपोलर वर्ल्ड का, जिसमें कि यूएस, चाइना और आपके इंडिया जो है की प्लेयर्स हो सकते हैं विद इंडियाज़ ग्रोइंग इकोनॉमी। और उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि रीजनलिज्म जो है करंट ग्लोबल ऑर्डर में जो है इंडिया को
लीड करना चाहिए साउथ एशिया के ट्रांसफॉर्मेशन में, लीड साउथ एशिया ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पाइट जो है इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के। तो वही बेसिकली सपोर्ट करते हैं विज़न और हाईलाइट करते हैं इंडिया का रोल इन ड्राइविंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन। तो अब ये रीजनलिज़म क्या है? रीजनलिज़म बेसिकली एक स्पेसिफिक जो जोग्राफिकल रीजन है वहाँ के कंट्रीज़ अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए मिलकर काम करते हैं, जैसे कि अपने इकोनॉमी के लिए, अपनी सिक्योरिटी कल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि एक पूरे रीजन की ग्लोबल पावर जो है बढ़ सके। तो इसको रीजनलिज़म बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो दे आर वरी अबाउट द राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी अमंग यंगस्टर्स। तो ओबेसिटी बेसिकली क्या है? ओबेसिटी जिसमें कि आपके हाइट के हिसाब से आपका ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, तो इसको मेज़र करते हैं बीएमआई इंडेक्स से। बीएमआई इंडेक्स कैसे निकालते हैं? आपका वेट जो आपके केजी में लेते हैं प्लस हाइट आपकी मीटर में लेके उसका स्क्वायर, तो इससे निकलता है आपका जो बीएमआई। अगर बीएमआई 30 से ज़्यादा है इसका मतलब ओबीज़ है वो पर्सन। तो वही बोलते हैं कि जैसे उनके ड्रग्स हैं कुछ, जैसे ओजेम्पिक और माउंजारो, जो कि कुछ लोगों के लिए ही काम करते हैं बेसिकली, स्पेशली उनके लिए जो एक्सट्रीमली ओबीज़ होते हैं। और ये इंडिया के डायबिटीज़ या ओबेसिटी क्राइसिस का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, जो ये दोनों ड्रग्स हैं ओजेम्पिक और माउंजारो। तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ का जो मेन रीज़न वो बताते हैं हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल का बताते हैं, जिसमें तेल मसाला और जो शुगर के फूड्स हैं वो उसका कंजम्पशन जो यूथ्स को भी अफेक्ट कर रहा है। और सॉल्ट और शुगर जो है उसका हाई कंजम्पशन है हमारे यहाँ पे, सॉल्ट और शुगर का, जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है। पर पॉपुलेशन के लिए शुगर सस्ता कैलोरी है, इसलिए टैक्स लगाने की बजाय इस पर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए। तो और जो है हेल्थ वार्निंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इशू करनी चाहिए इसमें। और तो वही बोला गया है इसमें कि थोड़ा ट्वीक करके हमारी कैलोरी लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन बनाना चाहिए। और 15 केजी वेट लॉस से डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे वेट लॉस अगर 15 केजी कर लेंगे तो डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है न्यूज़ इन फ्रेम्स में, वो डोंगरिया कोंद ट्राइब के बारे में जो बताया हुआ है, जो उड़ीसा की ट्राइब है, नियामगिरी हिल्स पे रहती हैं। तो देखिए कैसे नाक में ये नोज रिंग पहनती हैं वो दिखाया गया है, और इनके ट्रेडिशनल नोज पिन्स, ईयर रिंग्स, बैंगल्स, और जैसे देखिए फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल फेस्टिवल ड्रम बीट्स के दौरान। तो ये नियामगिरी ट्राइब के बारे में जान लेते हैं उड़ीसा की, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए, और प्रीलिम्स में भी डोंगरिया ट्राइब के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये एक नियामगिरी हिल्स उड़ीसा में ये ट्राइब्स हैं, नियामगिरी हिल्स उड़ीसा, जो कि काफ़ी प्रकृति के साथ समय में रहते हैं। और ये इनके डीटी होते हैं, इनके जिसको पूछते हैं, जिनको बोलते हैं नियाम राजा, ठीक है। और ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, और इनकी वेशभूषा और जीवन शैली भी बहुत अलग है। यहाँ पे जैसे दिखाया मैंने कि जो है वुमेंस ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं, नोजपिन पहनते हैं, और जो है मेल्स होते हैं वो टर्बन और टैटूज़ लगा के रखते हैं। और इनका एक जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज को बोलते हैं कुई लैंग्वेज। और जिन्होंने ये इनके हिल्स में बॉक्साइट माइनिंग वेदांता कंपनी करने वाली थी, बॉक्साइट माइनिंग, जिसका इन्होंने अपोज़ किया था, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अपने जंगलों को भी बचाने का अधिकार जीता था। तो इसके लिए भी बहुत फेमस है ये। स्मार्टफोन्स और जो अर्बन इम्पैक्ट है उसके बावजूद ये डोंगरिया ट्राइब अपनी संस्कृति जो है, कल्चर और को काफ़ी बचाने में जो है लगे हुए हैं। ये फिर बाकी सारी फ़ोटोज़ दी हुई हैं कुछ, कि पोडू कल्टीवेशन होता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वहाँ का नियामगिरी हिल्स में। और ये फ़ोटोज़ देखिए कुछ ऐसे दिखाया हुआ है इन्होंने। डोंगरिया अटायर जो है वो मेन स्ट्रीम हो रहा है बेसिकली धीरे धीरे उनका, ये भी दिखाया हुआ है इसमें। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सेफ़ हार्बर के बारे में है। सेफ़ हार्बर जो सोशल मीडिया में है, अभी सेफ़ हार्बर क्लॉज क्या है? तो जो हमारा सेक्शन आपका 79 है IT एक्ट का, वो सेफ़ हार्बर देता है कि इनको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो इंटरमीडियरीज़, जैसे कोई अगर कोई इलीगल कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करता है,
तो वो लीगली ज़िम्मेदार ये प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं। जब तक वो तुरंत एक्शन लें तब तक ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो अब इसमें बोला क्या गया है कि जो है नए आईटी रूल्स के अंडर प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में ग्रीवेंस ऑफिसर रखना, जैसे प्लेटफॉर्म्स है तो उनको ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा। कंप्लेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे फैक्ट न्यूज़ चेकिंग के लिए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट्स की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। और तो अब ये बोलते हैं सेफ़ हार्बर क्लॉज क्यों बदलना चाहिए कि क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है इंडियन जो लॉज हैं उनको इग्नोर करते हैं और गलत कंटेंट, फेक न्यूज़ जैसे डीप फेक, साइबर फ्रॉड के ख़िलाफ़ टाइमली एक्शन भी नहीं लेते हैं प्लेटफॉर्म्स। तो इसलिए वो सेफ़ हार्बर को रिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी गवर्नमेंट एक नया डिजिटल एक्ट बनाने की सोच रही है, डिजिटल इंडिया एक्ट, जिसमें सेफ़ हार्बर क्लॉज को रिवाइज़ किया जा सकता है। लेकिन अब तक कोई पब्लिक ड्राफ्ट भी इसमें अभी नहीं है, पब्लिक नहीं हुआ है। आप समझ गए ना कि बेसिकली सेफ़ हार्बर क्या है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कोई थर्ड पार्टी अगर कुछ पोस्ट कर रहा है तो ये प्लेटफॉर्म्स उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे जब तक ये इनके नोन में नहीं है। अगर नोन में आता है तो फिर जो है तब ये ज़िम्मेदार होंगे, अदरवाइज़ ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इम्पैक्ट बोला गया है इंडिया यूके ट्रेड डील जो FTA साइन हुआ है उसके बारे में। तो लगभग 3.5 साल बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अप्रूव किया इंडिया यूके ने, और ये इसका ऑफिशियल साइन करना 3 महीने बाद ही होगा और इम्प्लीमेंटेशन लगभग 1 साल बाद हो सकता है। तो इसमें वही फ़ायदा बोला गया है कि इंडिया के जो टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर, ऑटो पार्ट्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर को इंडिया में फ़ायदा मिल सकता है, जबकि यूके में वहाँ की विस्की, गिन और ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ कम होगा यहाँ इंडिया में। तो ये फ़ायदा मिल सकता है। और जो यूके में काम कर रहे इंडियन जो प्रोफेशनल्स जो यूके में काम कर रहे हैं उनको 3 साल तक के लिए जो है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में छूट मिलेगी जो नहीं देना पड़ेगा। और तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि FTA के अंडर यूके की जो कंपनी, यूके इंडियन जो सरकार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड कर पाएंगी, तो इससे जो MSME की सर्वाइवल को ख़तरा हो सकता है। और यूके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जो है, जिसके थ्रू जो इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होता है जिसमें कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाते हैं ये, तो उसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। उसके कारण जो है इंडियन एल्यूमिनियम और स्टील एक्सपोर्ट्स पर जो है टैक्स लग सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो FTAs होते हैं। तो सबसे पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ आते हैं और कुछ स्पेसिफिक गुड्स पे ही जो है टैरिफ रिड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स पे टैरिफ रिड्यूस करते हैं। अब कहता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में मेंबर जो कंट्रीज़ होते हैं वो एक दूसरे के लिए टैरिफ एलिमिनेट करते हैं और कोई भी ट्रेड बैरियर उसको रिड्यूस करते हैं, और जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं उन पे कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगाते हैं। मतलब एक ही जो है एक्सटर्नल टैरिफ लगाएंगे सारे नॉन मेंबर, जो इनके नॉन मेंबर कंट्रीज़ होंगे उस पर। आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो है कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है बेसिकली जो आपका जो भी ट्रेड होता है, सर्विसेज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन पे फोकस होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें कि आपका ये सब तो होता ही है, आपका जो इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, बट जो है इसमें प्लस लेबर और लेबर का मूवमेंट प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो है अलाइनमेंट, तो ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। आपका जो है मॉनेटरी यूनियन में बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो है वो शेयर करते हैं कॉमन करेंसी आपकी, और कोऑर्डिनेटेड इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे कि यूरोजोन एग्जांपल है मॉनेटरी यूनियन का, जिसमें 20 EU मेंबर स्टेट्स जो है यूरो कॉमन करेंसी यूज़ करते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो बेसिकली आपकी एक सेकेंड, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस क्लॉज के बारे में है, ग्लोबल ऑर्डर के उसके बारे में है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सेल्फ डिफेंस क्लॉज क्या है, तो ये बेसिकली UN जो चार्टर है, UN चार्टर का आर्टिकल 51 ये बोलता है कि जो है अगर किसी कंट्री पर आर्म्ड अटैक होता है, आर्म्ड अटैक अगर उस कंट्री पे होता है तो उस कंट्री को अपने सेल्फ डिफेंस में फ़ोर्स यूज़ करने का राइट है। तो बट अगर मिलिट्री एक्शन होगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा, और तो UNSC जो है पीस रिस्टोर करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकती है। फिर जो उसका सेकंड पॉइंट है वो सेल्फ डिफेंस जो है अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में है। तो UN जो चार्टर है ये सिर्फ स्टेट्स
जो कंट्रीज़ हैं उसके लिए के एक्शंस को गवर्न करता है। तो जो लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का व्यू क्या है कि अटैक अगर स्टेट से रिलेटेड हो तभी सेल्फ डिफेंस को जस्टिफाई किया जा सकता है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि जो अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्राइन है, अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्राइन क्या है कि अगर कोई देश जो है देश जो है टेररिस्ट ग्रुप्स को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है और अनविलिंग है और अनेबल है तो फोर्स यूज़ करना अलाउड है, दूसरे कंट्री को इस पर फोर्स यूज़ कर सकता है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ये जो अनविलिंग क्लॉज है कि अगर कोई दूसरा कंट्री टेररिस्ट ग्रुप्स को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है तो उस सेकंड कंट्री अटैक फोर्स यूज़ कर सकता है। तो इसके जो सपोर्ट में यूएस रहता है, बट रशिया और चाइना इसके अगेंस्ट में है इस क्लॉज के, क्योंकि उनकी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करता है ये क्लॉज। और इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ डिफेंस में आता है। तो वो क्या बोलता है कि उतनी ही जो है आपको फोर्स जितनी रिक्वायर्ड है उस मिलिट्री एक्शन के लिए, जो मिलिट्री एक्शंस को नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो करना चाहिए, जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उतना ही आपको उसमें यूज़ करना है। और इंडिया के मिसाइल स्ट्राइक्स को भी प्रोपोर्शनैलिटी और नेसेसिटी के को मीट करते हुए माना गया, क्योंकि सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे उनके और टारगेट्स को उनको टारगेट किया गया और पाकिस्तानी मिलिट्री या सिविलियंस उसमें कोई नहीं था। तो अगर इसमें यूएनएससी अगर सीज़फायर अगर फेल होता है तो यूएनएससी हॉस्टिलिटीज़ को रोकने के को कह सकता है और सैंक्शंस या पीस कीपिंग मिशंस भी डिमांड कर सकता है। बट ये डिपेंड करेगा कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर पर, क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस ये सब करते हैं यूएनएससी के जो डिसीजंस होते हैं। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हमारा जो वो है न्यूज़, वो यहाँ पे साइंटिस्ट ने जो है 144 राइस की वैरायटी लेके उनके जेनेटिक डेटा को कंबाइन करके एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैन जीनोम जो है राइस क्रिएट किया है, पैन जीनोम राइस के लिए क्रिएट किया है। और ये हेल्प करेगा न्यू राइस स्टेन्स को जो है बनाने में, जो कि बेटर डिजीज़ टॉलरेंट होंगी जो, और क्लाइमेट रेजिलिएंट होंगे और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरह मतलब उसकी तरह ही होगा, जो कि हाई टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकें और राइस यील्ड उनका ज़्यादा हो। और तो बेसिकली इसीलिए है ये, और हेल्प करेगा जो है आपके इनकॉर्पोरेट करने के लिए ट्रेड्स फ्रॉम वाइल्ड राइस, एनहेंसिंग रेजिलियंस टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये थे आज के सारे हमारे न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो इसमें हमने देखा जो पैन जीनोम जो क्रिएट किया राइस वैरायटीज़ के लिए, आज 144 राइस वैरायटीज़ का जीनोम डेटा लेके। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो है कैसे सेल्फ डिफेंस क्लॉज क्या है यूएन चार्टर में, आर्टिकल 15(1) के बारे में जाना, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए क्या क्लॉज है, अनविलिंग और अनएबल का क्लॉज क्या है, प्रोपोर्शनेट और सेल्फ डिफेंस का क्लॉज क्या है इसमें यूएन चार्टर में। फिर हमने सेफ़ हार्बर क्लॉज के बारे में जाना, सेक्शन 79 IT एक्ट के बारे में जाना, और इंडिया यूके ट्रेड डील के बारे में जाना। फिर यहाँ डोंगरिया कोंद ट्राइब जो नियामगिरी हिल्स में उड़ीसा की, उसके बारे में थोड़ा सा देखा हमने कि कैसे वो लोग सर्वाइव करते हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, ये देखा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ओबेसिटी बढ़ रहा है जो यंगस्टर्स में, तो उसका क्या उसमें हो सकता है, कैसे उसको मेज़र करना है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसका प्रिवेंशन है। फिर रीजनलिज़म के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जो फॉर्मर जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है हमारे यूनिटी ऑफ नेशन के लिए। फिर यहाँ पे तमिलनाडु के जो मिनिस्टर हैं वो बेसिकली सेंटर को ओवर रीच करने के लिए अपनी पावर्स के लिए मना करते हैं। फिर हमने यहाँ पे IMF के बारे में जाना, जो उसके 2 फंड्स हैं, EPF और जो है RSF, उनके बारे में जाना। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि जो है कामिकाज़े ड्रोन्स क्या होते हैं, जो एक टाइप के सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, और यहाँ पे क्या चल रहा है बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो हमने सारा देखा यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में कवर किया। CBI के बारे में जाना, और जो निपाह वायरस के बारे में जाना, यहाँ पे जो केरला में केस आया है, MP महाराष्ट्र के बीच जो इंटर स्टेट रिवर तापी मेगा प्रोजेक्ट जो साइन हुआ है उसके बारे में जाना। मिस वर्ल्ड कंपटीशन अभी हैदराबाद में स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में जाना। ऑनलाइन अटैक से सस्पिशन रोकने के लिए और उस पर बचने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो देखा हमने।
फिर उसके बाद में आईएमडी के बारे में जाना, एल नीनो के बारे में जाना हमने, क्या एल नीनो क्या है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, जो सीज़ फायर हुआ है उसके बारे में जाना। तो ये आज था हमारा द हिंदू के इम्पोर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन। और अगर अच्छा लगा हो हमारा न्यूज़ डिस्कशन तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।